एसिड। एल्केप्टोनूरिया के पेशेंट्स में ऐसा यूरिन प्रोड्यूस होता है कि होमोडेंटिस्टिक एसिड जो है उनके यूरिन में आ जाता है। होमोडेंटिस्टिक एसिड जो है आ जाता है। दिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रैपिडली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रैपिडली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो ये जो होमोडेंटिस्टिक एसिड जो यूरिन में इन पेशेंट्स के आता है वो फिर कुछ टाइम बाद ब्लैक कलर का यूरिन उससे बन जाता है। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ऐसा नहीं होता। इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स होमोडेंटिस्टिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये एसिड सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है और कोई ब्लैक कलर यूरिन में नहीं आता। With considerable insight, Garrod concluded that patients suffering from alkaptonuria lack the enzyme necessary to catalyze this breakdown. तो जो पेशेंट्स हैं उनमें एक नेसेसरी एंजाइम वो लैक करते हैं, यानी नेसेसरी एंजाइम नहीं होता है एल्केप्टोनूरिया के पेशेंट्स में कि वो ये एसिड जो है होमोजेंटिस्टिक एसिड जो है उसकी ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम एब्सेंट होता है एल्केप्टोनूरिया के पेशेंट्स में। He speculated that many other inherited diseases might also reflect enzyme deficiencies. He speculated that many other inherited diseases might also reflect enzyme deficiencies. और बहुत सी disorders हैं, diseases हैं जिनमें पेशेंट जो हैं एंजाइम्स जो हैं लैक करते हैं, यानी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज बाज़ पर्सन्स में होती हैं। तो उनकी एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से फिर कई डिसऑर्डर्स सामने आते हैं। From Garrod finding, it could be inferred that the information encoded within the DNA of chromosomes acts to specify particular genes, particular enzymes. कि DNA जो क्रोमोसोम्स में है वो स्पेसिफाई करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स। यानी डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम्स के डीएनए में ऐसी इंफॉर्मेशन रिजाइड करती है कि उस इंफॉर्मेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है पर्टिकुलर और नेसेसरी एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। This point was not actually established, however, until 1941 when a series of experiments by Stanford University geneticists George Beadle and Edward Tatum स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जेनेटिशियस्ट जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टैटम, ये मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं, इन्होंने डेफिनेटिव एविडेंस फाइंड किए इस पॉइंट पे। बीडल एंड टैटम deliberately set out to create Mendelian mutations in chromosomes and then studied the effect of these mutations on the organisms. बीडल एंड टैटम ने डेलिबरेटली सेट आउट किए कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेंडेलियन म्यूटेशंस पे और उसने फाइंड किया कि मेंडेलियन म्यूटेशंस इन क्रोमोसोम्स एंड देन स्टडीड द इफेक्ट ऑफ दीस म्यूटेशंस ऑन द ऑर्गेनिजम्स। बीडल एंड टैटम ने म्यूटेशंस पे रिसर्च की और उसने फाइंड किया कि क्रोमोसोम्स में जो म्यूटेशंस होती हैं उनका इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स पे। Beadle and Tatum exposed Neurospora spores to X-ray. न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, उसके स्पोर्स को उसने एक्सपोजर दिया बीडल एंड टैटम ने एक्स-रे से, expecting that DNA in some of these spores would experience damage in the regions encoding the ability to make compounds needed for normal growth. बीडल एंड टैटम ने एक्सपोजर दिया तो उससे क्या हुआ कि नेसेसरी कंपाउंड्स फिर स्पोर्स में नहीं बन सके, स्पोर्स में नेसेसरी कंपाउंड्स नहीं बन सके और वैसे रीजन्स स्पोर्स के डैमेज हो गए, स्पोर्स के रीजन्स जो हैं वो डैमेज हो गए और उनमें एबिलिटी स्पोर्स में नॉर्मल ग्रोथ के लिए नहीं रही। DNA changes of this kind are called mutations and the organisms
that have undergone such change are called mutants. और ऐसे organisms जिनमें mutation होती है, ऐसे organisms को mutants कहते हैं. Initially, they allowed the progeny of the irradiated spores to grow on a defined medium containing all the nutrients necessary for growth. तो इनिशियली सबसे पहले बीजल एंड एटम ने ये किया कि जो प्रोजनी थी इरेडिएटेड स्पोर्स की, स्पोर्स की रेडिएशन के बाद जो प्रोजनी जो जनरेशन सामने आई, उन्हें डिफाइंड मीडिया में जिनमें ऑल न्यूट्रिएंट्स थे ग्रो कराया उस प्रोजनी को. देन ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इरेडिएशन वुड बी केप्ट अलाइव. तो इस तरह ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स जो थे जिनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई थी, वो ऐसे म्यूटेंट्स जो थे रिजल्ट जो बने फ्रॉम द इरेडिएशन वुड बी केप्ट अलाइव. तो मीडियम नेसेसरी मीडियम जिनमें न्यूट्रिएंट्स एडिड थे, तो ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स उनमें अलाइव रहे. टू डिटरमिन whether any of the progeny of the irradiated spores had mutations causing metabolic deficiencies. To determine whether any of the progeny of the irradiated spores that mutations causing metabolic deficiencies whether any of the progeny of the irradiated spores had mutations causing metabolic deficiencies. तो रेडिएशन से, स्पोर्स की रेडिएशन से ऐसी प्रोजनी आई, ऐसी जनरेशन सामने आई कि जो मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज जिसमें थी. Beetle and atom place substances of individual fungal cells on a minimal medium that contained only sugar, ammonia, salts, a few vitamins and water. Minimal medium उसे कहते हैं जिसमें necessary nutrients होते हैं, कोई खास कोई ज्यादा एडिशंस नहीं होती, बल्कि नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स वाला जो मीडियम है उसे मिनिमल मीडियम कहते हैं. उसमें शुगर, अमोनिया, साल्ट्स और फ्यू विटामिन्स और वाटर होता है. Cells that had lost the ability to make other compounds necessary for growth would not survive on such a medium. और सेल्स जो हैं रेडिएशन वाले, उनमें लॉस्ट हुई होती है एबिलिटी टू मेक सर्टेन कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ, वुड नॉट सर्वाइव ऑन सच अ मीडियम. और सेल्स जो म्यूटेंट हों, जो जिनमें एबिलिटी कोई लॉस्ट हुई हो, वो मिनिमल मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाते. Using this approach, Beetle and Tatum succeeded in identifying and isolating many growth deficient mutants. तो बीडल एंड टैटम ने सक्सेस अचीव की आइडेंटिफाई करने में, आइसोलेट करने में मैनी ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स को, यानी मैनी बहुत से म्यूटेंट्स को उसने आइसोलेट किया इन साइंटिस्ट ने और आइडेंटिफाई भी किया. नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसर्चर्स एडिड वेरियस केमिकल्स टू द मिनिमल मीडियम इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन दैट वुड एनेबल टू गिवन म्यूटेंट स्ट्रेन टू ग्रो. तो किसी म्यूटेंट स्ट्रेन को ग्रो करने के लिए रिसर्चर्स ने बाद में ये किया कि मिनिमल मीडियम में खास केमिकल्स को ऐड कर दिया ताकि म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो हैं, यानी किसी भी न्यूरोस्पोरा की या दूसरी किसी और ऑर्गेनिज्म की म्यूटेंट स्ट्रेन ग्रो कर सके, ताकि एडिशनल यानी मीडियम बनाया मिनिमल मीडियम के बाद. This procedure allowed them to pinpoint the nature of the biochemical deficiency that strain had. तो इस तरह बायोकेमिकल डेफिशिएंसी जो स्ट्रेन में होती है, वो एडिशन मीडियम में की जाए तो वो डेफिशिएंसी दूर हो जाती है. That addition of arginine, for example, permitted several mutant strains. The addition of arginine, for example, permitted several mutant strains. तो आर्जिनिन ऐड किया मिनिमल मीडियम में, जिससे कई म्यूटेंट स्ट्रेन्स को परमिट मिला कि आर्जिनिन म्यूटेंट्स जो हैं वो भी ग्रो कर सकें. When their chromosomal positions were located, the arginine mutations were found to cluster in 3 areas. तो क्रोमोसोम्स जब स्टडी किए गए तो पता चला कि आर्जिनिन म्यूटेशंस जो हैं वो 3 तरह की हैं.
यानी आर्जिनिन मिनिमल मीडियम में ऐड किया तो फिर कुछ स्ट्रेन्स, म्यूटेंट स्ट्रेन्स ग्रो की, और फिर बाद में ये फाइंड हुआ कि आर्जिनिन म्यूटेशंस क्रोमोसोम्स के 3 एरियाज में क्लस्टर करती हैं। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है और क्या बताती है? फॉर अबाउट लिसन गर्ल्स, फॉर ईच एंजाइम इन द आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे, हर एंजाइम में आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो स्टडी किया। बीडल एंड टैटम वर एबल टू आइसोलेट अ म्यूटेंट स्ट्रेन विद द डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ दैट एंजाइम। बीडल एंड टैटम ने डिफेक्टिव फॉर्म एंजाइम की फाइंड की, एंड द म्यूटेशंस वाज always located at one of a few specific chromosomal sites, और म्यूटेशन जो है वो at one of a few specific chromosomal sites, क्रोमोसोम्स के ऊपर साइट्स होती हैं और म्यूटेशन का जीन भी क्रोमोसोमल साइट्स में से ही किसी साइट पे लोकेट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे फाउंड देयर वाज अ डिफरेंट साइट फॉर ईच एंजाइम, और हर एंजाइम के लिए डिफरेंट साइट क्रोमोसोम पे होती है। उस साइट को क्या कहते हैं गर्ल्स? उस साइट पे जीन होता है और उस साइट को लोकस कहते हैं। Thus, each of the mutant they examined had a defect in a single enzyme caused by a mutation at a single site on one chromosome. Beadle and Tatum concluded that genes produce their effects by specifying the structure of enzymes, and that each gene encodes the structure of one enzyme. Beadle and Tatum concluded that genes produce their effects by specifying the structure of enzymes, and that each gene encodes the structure of one enzyme. और क्रोमोसोम से साइट्स होती हैं, म्यूटेशन की साइट्स भी क्रोमोसोम से होती हैं, जो म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म और म्यूटेंट कोई करैक्टर बनाने का बायस बनती हैं। तो ईच जीन एनकोड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम, और एक एंजाइम के लिए एक जीन एनकोड करता है, एक जीन में कोड्स होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एंजाइम। दे कॉल द रिलेशनशिप वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं इसको, और वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक एंजाइम में एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो अमीनो एसिड से बनी होती हैं। और अमीनो एसिड्स के नाम मैंने आपको बताए थे, ग्लिसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, सीरीन, थ्रेओनिन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। 20 नेसेसरी अमीनो एसिड्स हैं जो लाजमी ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी ठीक है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस इस तरह से भी ठीक है, because many enzymes contain multiple protein और polypeptide subunits। एंजाइम्स में मल्टीपल प्रोटीन और polypeptide subunits होती हैं, each encoded by a separate gene, और हर polypeptide या एंजाइम के लिए सेपरेट जीन है। The relationship is today more commonly referred to as one gene one polypeptide. So enzymes are responsible for catalyzing the synthesis of all the parts of an organism. Enzymes are responsible for catalyzing the synthesis of all the parts of an organism. Enzymes are responsible for catalyzing the synthesis of all parts of an organism. Enzymes जब properly बनते हैं तो तभी organism के different parts जो हैं वो produce होते हैं। Enzymes जो हैं वो कैसे बनते हैं? Enzymes के लिए genes होते हैं और वो chromosomes के ऊपर locate करते हैं। Enzymes की synthesis necessary है for the production of, for the synthesis of, for the formation of all parts of the organism. They are also responsible for the assembly of nucleic acids, proteins, carbohydrates and lipids. Enzymes की इस तरह से भी importance है कि इनकी वजह से nucleic acid, proteins, carbohydrates और lipids की assemblage होती है। Therefore, by encoding the structure of enzymes and other proteins, DNA specifies the structure of the organism itself.
तो by encoding the structure of enzymes and other proteins, DNA deficiencies, DNA specifies the structure of the organism itself. तो DNA अपने आप को एक्सप्रेस करता है by the synthesis of different types of enzymes. यानी DNA पे डिपेंड करता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर नॉर्मली प्रोड्यूस होगा, नॉर्मली बनेगा या नहीं बनेगा. It depends upon the DNA of chromosomes. DNA specifies the structure of the organism itself. तो DNA enzymes और दूसरी proteins बनाने में role play करता है because it forms genes on the chromosomes, and DNA structure is important for the structure of the organism itself. So we can say that DNA specifies and DNA structure is important for the specification of the organism itself. How DNA encodes protein structure. तो डीएनए का प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में फर्दर एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में कि क्या रोल है. 1953 में एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट था फ्रेडरिक सांगर ने डिस्क्राइब किया कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ इंसुलिन. आपने पीछे पढ़ा कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज सीक्रेट करता है, और इस हार्मोन का जो अमाइनो एसिड्स सीक्वेंस है वो स्टडी किया फ्रेडरिक सांगर ने 1953 में. Sanger's achievement was significant as it was demonstrated for the first time that proteins consisted of definable sequence of amino acids. Protein consisted of definable sequence of amino acids. तो प्रोटीन जो है उनमें अमाइनो एसिड्स का एक डिफाइनेबल सीक्वेंस होता है. एक खास सीक्वेंस, एक खास टाइप के प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं. और 20 अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा गया है. उन्हीं की डिफरेंट अरेंजमेंट से, डिफरेंट नंबर से, डिफरेंट साइजेस की प्रोटीन जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. Soon it was revealed that all enzymes and all other proteins are strings of amino acids arranged in a certain definite order. Sanger's pioneering work. Sanger के बाद following Sanger's pioneering work, Vernon Ingram in 1956 discovered the molecular basis of sickle cell anemia. वर्नन इंग्राम एक साइंटिस्ट था. 1956 में उसने सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स में उसने डिस्कवर किया कि इस पेशेंट में क्या कंडीशन होती है प्रोटीन्स की. हीमोग्लोबिन प्रोटीन में चेंज आता है तो फिर पेशेंट जो है वो सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट जो है वो बन जाता है. हीमोग्लोबिन में चेंज किस तरह से आता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का क्या सीक्वेंस है, और जो म्यूटेशन के बाद सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स में क्या चेंज आता है. तो ये वर्नन इंग्राम ने 1956 में रिसर्च की, स्टडी किया. उसने प्रोटीन डिफेक्ट इनहेरिटेड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर, उसने सिकल सेल अनीमिया को प्रोटीन डिफेक्ट इनहेरिटेड एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम दिया. सिकल सेल अनीमिया इज अ प्रोटीन डिफेक्ट इनहेरिटेड एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर है. By analyzing the structure of normal and sickle cell hemoglobin, Ingram working at Cambridge University showed that sickle cell anemia is caused by a change from glutamic acid to valine at a single position in the protein. Hemoglobin protein जो है नॉर्मली उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन जो सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन देखा तो ग्लूटामिक एसिड की जगह एक चेन में वैलिन अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद था. वर्नन इंग्राम ने ये फाइंडिंग की सबसे पहले कि पेशेंट्स के की प्रोटीन में, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमाइनो एसिड था. तो इतनी सी चेन से ये डिसऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस हुआ कि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स जो हैं वो बने. The alleles of the gene encoding hemoglobin differed only in their specification of this one amino acid in the hemoglobin amino acid chain. The alleles of the gene encoding hemoglobin differed only in their specification of this one amino acid in the hemoglobin amino acid chain. तो अलीज जब स्टडी किए तो पता चला कि जीन पेयर के जो अलीज थे हीमोग्लोबिन के से मुतालिक, तो उनमें
भी चेंज था, लील्स में चेंज था, उस लील्स में चेंज की वजह से, जीन में चेंज की वजह से जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हुआ वो भी चेंज था. These experiments and other related ones have finally brought us to a clear understanding of the unit of heredity. तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसे बाद में जीन का नाम दिया गया, वो क्लियर हुई. The characteristics of sickle cell anemia and most other hereditary traits are defined by changes in protein structure brought about by an alteration in the sequence of amino acids that make up the protein. हेरिडिटरी ट्रेड्स जो हैं वो बहुत सी हेरिडिटरी ट्रेड्स हैं. तो जब जीन्स में कोई चेंज आता है तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है और उससे कई डिसऑर्डर्स जो हैं वो सामने आते हैं और प्रोटीन के अमीनो एसिड में भी इस तरह चेंज आ जाता है और फिर कोई ना कोई डिसऑर्डर वो प्रोड्यूस हो सकता है. द सीक्वेंस इन टर्न इज dictated by the order of nucleotides in a particular region of chromosome. इन क्रोमोसोम के पर्टिकुलर रीजन के न्यूक्लियोटाइड में का ऑर्डर जो है, न्यूक्लियोटाइड का जो ऑर्डर और सीक्वेंस जो है वो वेरी मच इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, द क्रिटिकल चेंज लीडिंग टू सिकल सेल डिजीज इज अ म्यूटेशन that replaces a single thymine with an adenine. तो म्यूटेशन में क्या देखा सिकल सेल एनीमिया डिजीज में कि a mutation that replaces a single thymine replaces a single thymine with an adenine replaces a single thymine with an adenine. तो थायमिन की जगह एडेनिन आ जाए एक पोजीशन में that codes for glutamic acid converting the position to valine. तो रिसर्च में सिकल सेल एनीमिया के सिलसिले में ये फाइंड किया गया कि न्यूक्लियोटाइड में जब थायमिन की जगह एडेनिन बेस आ जाती है, ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड जब म्यूटेशन के बाद बनता है तो ये म्यूटेशन जो जीन में आती है, दैट म्यूटेशन causes glutamic acid converting the position to valine. तो फिर प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड आ जाता है. जब न्यूक्लियोटाइड में चेंज आती है क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम की पर्टिकुलर कोडिंग रीजन में, एक स्पेसिफिक कोडिंग रीजन में जब न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया कि थायमिन की जगह एडेनिन आ गया, तो उस जीन ने जब प्रोटीन को कोड किया तो जो प्रोटीन कोड हो रही थी वो हीमोग्लोबिन था. हीमोग्लोबिन के ग्लूटामिक एसिड की जगह कन्वर्ट हो गई पोजीशन टू वैलिन. तो वैलिन अमीनो एसिड जो है वो फिक्स हो गया उस पॉलीपेप्टाइड चेन में. इस तरह सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन म्यूटेंट हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हुआ और पेशेंट्स डिसऑर्डर वाले वो बने. The sequence of nucleotides that determines the amino acid sequence of a protein is called a gene. Gene को हम कैसे define करेंगे? A particular sequence of nucleotides that codes for a functional product of protein is called a gene. Gene is actually a particular sequence of nucleotide that codes for a functional product of protein is called a gene. So ये टॉपिक आपका एंड हुआ. टॉपिक एंड हुआ. अब कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन. ठीक है ना. इसमें सेंट्रल डोगमा क्या है, आरएनए की सिंथेसिस और फिर उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस, ये इसमें है. तो ये हम बाद में पढ़ेंगे मंडे को इंशाल्लाह. मैं अटेंडेंस ले लूँ. ओके, अल्लाह हाफिज.
ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। ओके मैम।